पढ़ाई करोगे तो आगे बढ़ोगे। जो पेरेंट्स बच्चे को रैट रेस में डाल दे रहे हैं और उसकी वजह से उसके जो 6 साल जहाँ पे वो स्पोर्ट्स खेल सकता था, जहाँ पे वो स्पीकिंग स्किल्स डेवलप कर सकता था, वो सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज होती जा रही है। कि नहीं तुम्हें सिर्फ पढ़ाई करनी है, खेल कूद नहीं करना, स्कूल से आओगे तो कोचिंग जाना है, थोड़ा सा पढ़ाओ बाकी होमवर्क में दे दो। 23 लाख बच्चों का फ्यूचर हम सिर्फ एक एग्जाम पे डिपेंड करता है। मार्क सिस्टम और रैंक सिस्टम हटाना पड़ेगा। हम तो क्या बोर्ड्स एग्जाम्स को ही हटा दें? We are making roads for the children, but we should prepare children for the roads. क्या अच्छा हो रहा है हमारे एजुकेशन सिस्टम में? अच्छा तो देखिए, तो हमने बचपन से सुना है अगर पढ़ाई करोगे तो आगे बढ़ोगे। तो क्या ये सच है या सिर्फ ये एक दिलासा है? तो क्या हर बच्चा जो पढ़ाई में अच्छा होता है वो एक सक्सेसफुल बच्चा होता है? क्या हर बच्चा जो एकेडमिकली अच्छा करता है वो लाइफ में आगे बढ़ता है? क्या ये सच है? ये सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में होते हैं एज अ पेरेंट जब हम बच्चे को एकेडमिकली पढ़ने के लिए परस्यू करते हैं। तो आइए इन सारी बातों के बारे में जानेंगे, इंडियन एजुकेशन सिस्टम के लाइज, मिस और ट्रुथ्स को जानेंगे। तो आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट डॉक्टर रेणु सहगल, जिनको 30 ईयर से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, जो एक बोर्डिंग स्कूल भी रन कर चुकी हैं एंड अब एक डे स्कूल रन कर रही हैं। उन्हें प्रेसिडेंट के द्वारा बेस्ट टीचर के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। करंटली वो जीडी गोइंग का स्वर्ण नगरी के प्रिंसिपल हैं एंड शी इज़ रनिंग दिस स्कूल फ्रॉम 2016 एंड शी इज रनिंग इट वेरी सक्सेसफुली। इस स्कूल को दैनिक जागरण ने लीडर्स अवार्ड भी दिया है रिसेंटली। मैम, वेलकम टू द पॉडकास्ट, थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग टू दिस पॉडकास्ट। तो मैम, डायरेक्टली लेट्स स्टार्ट विद द सबसे आई वुड से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेरेंट्स हमसे पूछते हैं कि जैसे 1996 में क्लासरूम्स थे, आप 30 ईयर से इस लाइन में हैं, तो 1996 में जिस तरह के क्लासरूम्स थे, क्या 2026 में उसी तरह की पढ़ाई हो रही है? क्या स्कूल्स चेंजेस को अडेप्ट कर रहे हैं या अभी स्कूल्स के अंदर रेजिस्टेंस है चेंज के टुवर्ड्स? नमस्कार। आई थिंक मयंक जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। 1996 में जो स्कूल्स थे, उस समय के स्कूल्स में और आज के स्कूल्स में काफ़ी फ़र्क है। कुछ अच्छे के लिए है, कुछ बहुत अच्छे के लिए नहीं है। अच्छे के लिए इन द सेंस कि आज की टेक्नोलॉजी आ गई है क्लासरूम्स में। आजकल हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग की हम बात कर रहे हैं, आजकल हम NEP 2020 की बात कर रहे हैं, आजकल हम ग्लोबल एक्सपोजर की बात कर रहे हैं। और तब क्या होता था, तब उतना डिजिटल नहीं था, डिजिटल था ही नहीं। लेकिन जो टीचर उस समय रियल लाइफ एक्सपीरियंस दिया करते थे, आपको पता होगा कि अगर किसी को खाना बनाना के बारे में, कुछ खाने के अच्छे बारे में बताना है किसी विद्यार्थी को, तो उस समय टीचर क्या करते थे कि खाना बना के दिखाते थे, क्योंकि कोई डिजिटल मीडिया नहीं था, कोई ऐसा नहीं था। इवन रिसर्च के टाइम पे कुछ कोई रिसर्च भी करनी है किसी बच्चे को, तो उसको लाइब्रेरी में जाके बुक्स देखनी पड़ती थी। आज तो आपको चैट GPT के टाइम पे आप क्लिक करिए और आपको चीज़ें मिलती हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हो रही हैं और ऐसे फ़र्क है। लेकिन उस समय जो टीचर थे वो थोड़े पैशनेट थे। उनका असली मकसद ये होता था कि हम बच्चों को जाके पढ़ाएं और उनके साथ समय व्यतीत करें। आज के इस बड़े चलते हुए युग में पैशनेट टीचर्स की कमी हो गई है। दूसरा क्या है, टीचर्स की ट्रेनिंग की भी कमी चल रही है हमारे सिस्टम में। हालांकि अभी CBSE ने काफ़ी ट्रेनिंग पोर्टल को बहुत अच्छा बनाया है और बोला है कि हर टीचर को 25 घंटे की ऑनलाइन ट्रेनिंग लेनी है, 25 घंटे की आपको स्कूल में ट्रेनिंग लेनी है, साल भर में 50 घंटे की ट्रेनिंग है। तो मैं ऐसा मानती हूँ कि अगर हर व्यक्ति को ट्रेनिंग दी जाए और उसके अंदर लगातार, ये कहते हैं कि कोई आदत 21 दिन तक करी जाए तो वो एक आदत बच जाती है। तो ऐसे ही ट्रेनिंग के जो ये नंबर ऑफ आवर्स अगर जब टीचर करते हैं, तो वो उनके अंदर पैशन ना भी हो तो भी जग जाता है। तो समय बदल रहा है, लेकिन उस समय की बहुत सी कुछ अच्छी बातें होती थी। उस समय टीचर बच्चों के साथ समय बिताते थे, करते थे। लेकिन आज के भागते हुए युग में बच्चों को, पेरेंट्स को कहीं किसी और काम के लिए भी ले जाना है, कभी कोई कोचिंग दिलानी है, कोई खेल खिलाना है, तो उतना समय नहीं है। तो दोनों के फ़ायदे नुकसान
अलग अलग हैं। मैम आपने बहुत अच्छी बात बोली कि डिजिटल की बात हो रही है, एनईपी की बात हो रही है, क्लासरूम्स में चेंजेस की बात हो रही है। तो क्या सिर्फ ये बात हो रही है या एक्चुअली में अंदर क्लासरूम्स में चेंजेस हो भी रहे हैं? नहीं, बहुत से स्कूल्स में हो रहे हैं। देखिए, हमारे यहाँ अभी भी गैप है अर्बन और रूरल स्कूल एजुकेशन में, जो हमें इस गैप को हमें कम करने की ज़रूरत है। तो जहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, कुछ स्कूल्स में तो वाक़ई हो रही है, कुछ स्कूल्स में कुछ हो रही है, कुछ नहीं हो रही है, गॉट दिखा इट। ज़्यादा रहे हैं, कम कर रहे हैं। कुछ स्कूल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, कुछ स्कूल बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। ये सब निर्भर करता है आपके लीडर के ऊपर, स्कूल लीडर के ऊपर, स्कूल मैनेजमेंट के ऊपर, स्कूल के टीचर्स के ऊपर, स्कूल के स्टूडेंट्स के ऊपर और पेरेंट्स के माइंडसेट पे। तो बिल्कुल सही सारी बात। चीज़ों का मेल-जोल जब हम देखते हैं, तभी आगे चीज़ बढ़ सकती है। और मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे को अगर हमें ठीक डेवलप करना है, तो एक ट्रायंगल है, बच्चा, टीचर और पेरेंट। अगर कितनी सही तीनों बात इस है। ट्रायंगल के त्रिकोण के 3 कोने हैं और अगर ये तीनों कोऑर्डिनेशन में चलें, तो वो हम पिरामिड के टॉप पे पहुँच सकते हैं। एब्सोल्युटली, आई एम स्पॉट ऑन। तो आपका कहना मतलब ये हुआ कि क्लासरूम्स जो 30 साल पहले थे और अब थे, वो चेंज हुए हैं, बट कुछ स्कूल्स बहुत अच्छी डायरेक्शन में चेंज हो गए हैं, कुछ स्कूल शायद उतना अडैप्ट नहीं कर पाए हैं। वो बहुत कुछ डिपेंड करता है कि स्कूल का प्रिंसिपल कैसा है, स्कूल का मैनेजमेंट कैसा है। अगर स्कूल का मैनेजमेंट उसमें अपना एफर्ट कर रहा है, तो क्लासरूम्स डेवलप हो रहे हैं और बिल्कुल, पहले के मुकाबले पढ़ाई बच्चों को अच्छी मिल रही है बिल्कुल। क्लासरूम्स में। बट इसमें जैसे आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली थी, अर्बन और रूरल। तो इसके अंदर जो टियर 2, टियर 3 या टियर 4 सिटीज़ में जो बच्चे हैं हुँ, और जो उनको एजुकेशन मिलती है और जो टियर 1 सिटीज़ में जो एजुकेशन मिलती है बच्चों को, हुँ। उसमें क्या आपको लगता है, मतलब क्या डिफरेंसेस हैं? और क्या हर टियर 3, टियर 4 में जो बच्चा पढ़ रहा है स्कूल्स में, उनको टियर 1, टियर 2 सिटीज़ में आके पढ़ना चाहिए जिससे उनकी ज़्यादा डेवलपमेंट होगी, ऐसा है? या फिर टियर 3, टियर 4 सिटीज़ इन इंडिया आल्सो नीड्स गुड स्कूल्स? ऐसा तो नहीं है। देखिए, सब कुछ डिपेंड करता है आपके टीचर्स पे। अगर आपके पास अच्छे टीचर्स हैं और आपका टियर 2 स्कूल है या टियर 3 स्कूल है, अगर अच्छा टीचर है और उसको ट्रेनिंग अच्छी मिली है और वो अपने काम के लिए पैशनेट है, तो वो बच्चों को सिखा सकता है। लेकिन रूरल एरिया में अभी भी मैं समझती हूँ बच्चों के अंदर जिज्ञासा है आगे बढ़ने की, करने की। अर्बन एरियाज़ में क्या है, बच्चों के पास फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो उनको उन फैसिलिटीज़ की वैल्यू डे बाय डे कम होती जा रही है और वहाँ पे बच्चों के पास उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, तो दे लुक फॉरवर्ड। आपने अभी देखा होगा, एक पिक्चर बनी थी 30s पे, जहाँ पे बिहार के एक गांव में 30 बच्चों को सुपर ट्रेन 30, किया गया राइट। और उसमें इसी तरीके से जिज्ञासा वाले बच्चों को आगे लाया गया कि अब मेरा ऐसा मानना है कि हर बच्चे के अंदर कोई ना कोई पोटेंशियल है। हमारा एज अ टीचर ये कर्तव्य बनता है कि हम उसके पोटेंशियल को रियलाइज़ करें और डिस्कवर करें, ताकि उसको उस फील्ड के मुताबिक उसको आगे शिक्षा दे सकें। इसमें मैम जैसे आपने बोला पोटेंशियल को एनालाइज करें, टियर 3, टियर 4 के बच्चों में जिज्ञासा है या सुपर 30, बट जितनी भी हम सारी बातें करी हैं अभी तक भी और वैसे भी हम जितनी भी बातें करते हैं, सब हम पढ़ाई से रिलेटेड करते हैं कि पढ़ाई करोगे तो आगे बढ़ोगे। हुँ। तो क्या ये सच है आज के ज़माने में, या पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चों को करनी चाहिए सो दैट दे बिकम सक्सेसफुल इन देयर लाइफ? देखिए, पढ़ाई एक आपका स्नैपशॉट है। एक तरीके का पढ़ाई ज़रूरी है, पढ़ाई करेंगे तो मार्क्स आएँगे, वो एक छोटा-सा स्नैपशॉट है, पूरे लाइफ़ की डिस्कवरी नहीं है। आपको पढ़ाई के साथ-साथ ये ज़रूरी है ये सीखना कि हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं, वो हम सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं और क्या नया सीख रहे हैं। और उसको सीखने के लिए हमें उसको समझने की ज़रूरत है, उसको समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, कि नहीं सिर्फ़ मेमोराइज़ेशन कर रहे हैं या सिर्फ़ उसको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं। उसको क्रिएटिव कैसे और बना सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी, क्योंकि सिर्फ़ मार्क्स लेना एक ज़रूरी काम नहीं है। मार्क्स या डिग्री लेकर हम किसी दरवाज़े तक तो पहुँच सकते हैं, लेकिन दरवाज़े के अंदर टिके रहना और अपने आप को कायम रखना, उसके लिए आपको बहुत सी दूसरी चीज़ें ज़रूरी हैं, बहुत सारी स्किल्स चाहिए, आपको कैरेक्टर बिल्डिंग चाहिए, आपको आपके कम्युनिकेशन होना चाहिए, आपके पास टीम बिल्डिंग स्पिरिट होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आजकल एक्सपीरियंशियल लर्निंग में स्कूल्स में हो रही हैं और मैं ऐसा मानती हूँ कि आजकल के जो प्रिंसिपल्स हैं वो इस बात पे ध्यान दे रहे हैं
कि हम एक्सपीरियंशियल मैम लर्निंग दें। प्रिंसिपल्स तो ध्यान दे रहे हैं, क्या पेरेंट्स ध्यान दे रहे हैं? पेरेंट्स क्या बच्चों पे एकेडमिकली अभी प्रेशर नहीं बना? क्योंकि इंडिया के अंदर अभी भी देखा जाए तो जिन बच्चों के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते, बहुत सारे बच्चे अनफॉर्चुनेटली सुसाइड कर लेते हैं अभी भी, मतलब 2026 में भी ऐसा हो रहा है। टीचर समझ रहे हैं, प्रिंसिपल, क्या पेरेंट्स समझ रहे हैं? और अगर पेरेंट्स नहीं समझ रहे तो एज अ स्कूल या एज अ इकोसिस्टम हम कैसे पेरेंट्स को ये चीज़ समझा सकते हैं? देखिए, पेरेंट्स भी एक तरीके से अपने बच्चों के लिए फिक्र करते हैं और उनको भी टेंशन है, क्योंकि हमारा सिस्टम ऐसा है अभी आज की डेट पे मार्क बेस्ड है। हमें अपने सिस्टम में जैसे सीबीएसई एग्ज़ाम्स हैं या अपने सिस्टम में बहुत सारी इसको रीडिफाइन करने की ज़रूरत है। सिर्फ हमें मार्क्स को ही ना देकर उसके दूसरे एरियाज़ को भी देखना चाहिए कि बच्चा हालांकि कुछ हद तक देख भी रहे हैं कि स्पोर्ट्स में कैसा है, बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी क्या है या क्या नहीं है। तो पेरेंट्स जब ये डालते हैं तो मेरा पेरेंट्स से अनुरोध है कि पेरेंट्स बच्चों को गाइडेंस दें, फियर ना करें, प्रेशर ना बनाएं और बच्चों की जिज्ञासा को जानने की कोशिश करें। मार्क्स के साथ साथ हमें ज़रूरी है कि हम दूसरी होलिस्टिक डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दें, वैल्यू सिस्टम हमारा, हमें ये देखना है कि बच्चा हमारा जैसे कोचिंग में गया, कोचिंग में क्या है, आपके रोट लर्निंग वाले क्वेश्चंस हुए, प्रैक्टिस हुई और वही चीज़ों के टेस्ट होते रहते हैं रोज़। तो वो आपने सुना भी होगा कि बहुत सारे बच्चे जो आईआईटी में गए, प्रैक्टिकल लाइफ में वो नहीं सक्सेसफुल हो पाए। नहीं कोप अप कर पाए। तो हमें बच्चे को ये बताना है, क्योंकि पेरेंट्स के मन में भी ये है अच्छे मार्क्स लाओगे तो सक्सेसफुल रहोगे, ये बात हटानी है। मैम क्योंकि एक आइडिया बच्चों आया। को हमें ये बताना है कि सक्सेसफुल होने के लिए मार्क्स एक पार्ट है, मार्क्स ज़रूरी हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपके अंदर रेजिलियंस, परसीवरेंस, आपके अंदर पेशेंस, एम्पैथी, ये सारी चीज़ें आना बहुत ज़रूरी है। मैम तो क्या बोर्ड्स एग्जाम्स को ही हटा दें? नहीं, देखिए, हटाने के लिए एक बेंचमार्क रखना पड़ेगा, लेकिन साथ में पूरा क्राइटेरिया ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ मार्क बेस्ड हो। उसके साथ-साथ उसके ऑल राउंड डेवलपमेंट बट में जो एज पर दूसरे माई एरियाज़ हैं। अंडरस्टैंडिंग रिसेंटली सीबीएसई ने काफ़ी कुछ मार्क्स बेस से हटाया है। मार्क्स बोर्ड एग्जाम्स की वैल्यू कम करी है, एक एग्जाम बोर्ड एग्जाम को 2 बार होने लगे हैं शायद। लेकिन आपको ये तो बात आपकी सही है, करी है, लेकिन इस मामले में जैसे पहले भी अभी हम लोगों ने 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट में लगा दिए हैं। सीबीएसई ने बोला 80 मार्क्स का पेपर होगा या 70 मार्क्स का थ्योरी होगा, 30 का प्रैक्टिस। लेकिन कितने स्कूल्स ऐसे हैं जो इसको सीरियसली लेते हैं? बहुत से स्कूल्स ऐसे हैं जो इसको मैनिपुलेट कर लेते हैं और उसमें 20 में से 18, 17। हमारे पास एक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर ट्रांसपेरेंट पॉलिसी ये होनी चाहिए स्कूल्स के हेड्स के पास, स्कूल के टीचर्स के पास, कि हम बच्चे को ट्रांसपेरेंट होके उसकी अंदर की काबिलियत को जानें और उसको सही मायने में असेस करें। तो बोर्ड एग्ज़ाम का एक क्राइटेरिया हो गया, बाकी दूसरे क्राइटेरिया आपके अंदर हैं। हालांकि बोर्ड ने बहुत कोशिश की है, लेकिन क्या है, सिर्फ कोशिश करने में हमारे यहाँ पॉलिसी लेवल पे तो बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे अभी भी बहुत सारी चीज़ों को करने की ज़रूरत मैम है। क्या एज अ पेरेंट हम सब लोग बच्चे को अभी भी वो कमज़ोर है इस बात से जज करते हैं कि वो पढ़ाई में कमज़ोर है? हम इस बात से क्यों नहीं जज कर सकते कि वो स्पोर्ट्स में कमज़ोर है इसलिए कमज़ोर है? हमें तो एक कॉम्बिनेशन ऑफ स्पोर्ट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़, कॉम्बिनेशन ऑफ डिबेट, कॉम्पिटिशन ऑफ स्पीचेस, कॉम्पिटिशन ऑफ एकेडमिक्स, कॉम्पिटिशन ऑफ स्टडीज़, राइटिंग स्किल, लर्निंग स्किल, स्पीकिंग स्किल, सब कुछ देखना चाहिए। बिल्कुल। बट हम सिर्फ ये देखते हैं कि अगर 100 में उसके 40 मार्क्स आए हैं तो वो कमज़ोर है। तो क्या ये आपके हिसाब से ठीक है या गलत है? अगर गलत है तो पेरेंट्स को ये बात हम एज अ एजुकेटर या एज अ इस माध्यम से कैसे समझा सकते हैं? देखिए, ये बिल्कुल गलत है। सबसे पहले तो मैं बोलूँगी, जब भी पीटीएम होती है, पेरेंट टीचर मीटिंग, हमारे टीचर्स को पहले गाइडेंस की ज़रूरत है कि जब वो पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेट करें तो पहले बच्चे की सारी पॉजिटिव चीज़ें जो उन्होंने एज अ टीचर ऑब्जर्व करी हैं वो बताएं। अपना कॉन्वर्सेशन उसके एफर्ट्स से शुरू करें। तो अगर हम बच्चे के एफर्ट्स को प्रेज़ करेंगे, उसकी कोशिशों को प्रेज़ करेंगे, ना कि उसके टैलेंट को। हम लोग जनरली क्या है, मेरा बच्चा टैलेंटेड है, हम ऐसा क्यों नहीं बोलते हैं कि मेरे बच्चे को स्पोर्ट्स में इस चीज़ की ज़रूरत है, हमारे बच्चे को गाने गाने में
इतने लेवल पे गाना गाता है और ज़्यादा गाना गा सकता है, अगर ये मदद दी जाए, ये इंस्ट्रूमेंट अच्छा बजाता है, ये कर सकता है। बच्चा टीम बिल्डिंग में बहुत अच्छा है, बच्चे के अंदर बहुत अच्छा आर्टिस्ट है। तो हमें पेरेंट्स के साथ पहले पॉजिटिव कॉन्वर्सेशन शुरू करनी चाहिए, और पेरेंट्स के लिए भी यही है कि जब भी आप टीचर से मिलें तो अपने घर में जो बच्चे की पॉजिटिव चीज़ें हैं वो टीचर्स को बताएं। तो टीचर्स को जब बच्चे की घर की पॉजिटिव, कि घर में वो ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बैठता है, उनको बहुत हेल्प करता है, इज़ अ गुड ह्यूमन बीइंग, मम्मा पापा को हेल्प करता है घर में, और अपने काम समय पे करता है, टाइम वैल्यू उसको पता है, उसको वैल्यू ऑफ मनी पता है, ये सब चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें बच्चे की रिफ्लेक्ट करी जाएं स्कूल में टीचर्स के पास, और टीचर्स क्लासरूम की ऑब्जर्वेशन में, स्कूल की ऑब्जर्वेशन में वो पेरेंट्स को बताएं, तो शायद हमारी कुछ बात बन सकती है। बिल्कुल सही बात है ये आपकी कि आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल। अगर पेरेंट्स टीचर मीटिंग में टीचर्स पेरेंट्स कम्युनिकेशन उस तरीके से होगा कि बच्चे को सिर्फ एग्जाम्स पे या नंबर्स पे जज ना करा जाए, हर चीज़ पे जज करा जाए, तो एक माइंडसेट शिफ्ट आएगा पेरेंट्स और टीचर्स के बीच में, जो आई थिंक 2026 में बहुत ज़रूरी है आना, जिससे आई थिंक बच्चे की डिपेंडेंसी या बच्चे को जज सिर्फ नंबर्स पे नहीं किया जाएगा। बट मैम एक चीज़ मैं ये देखता हूँ जो 10-15-20 सालों से मैं देखता हुआ आ रहा हूँ, 15 साल से एटलीस्ट, कि बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स जो हैं वो मार्केटिंग करते हैं, और बहुत सारे पेरेंट्स उन कोचिंग सेंटर्स में अपने बच्चे को क्लास 6 से ही एनरोल करा देते हैं। मतलब 6 क्लास से आप ये सोचो, बच्चा स्कूल भी जा रहा है, कोचिंग भी जा रहा है, आईआईटी की तैयारी कर रहा है, जो 6 साल बाद शायद हमें पता भी नहीं कि उसे आईआईटी में एडमिशन लेना है या नहीं लेना है। तो मतलब ये जो रैट रेस है, जो पेरेंट्स बच्चे को रैट रेस में डाल दे रहे हैं, और उसकी वजह से उसके जो 6 साल जहाँ पे वो स्पोर्ट्स खेल सकता था, जहाँ पे वो स्पीकिंग स्किल्स डेवलप कर सकता था, जहाँ पे वो अपने दोस्तों से मिलके एक सोशल एक्टिविटी डेवलप कर सकता था अपने अंदर, वो सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ होती जा रही हैं। तो कैसे हम इस चीज़, मतलब आपका क्या मानना है, मतलब ये कुछ बच्चों के लिए अच्छी है या नहीं है, या ये बच्चों को डिसीजन लेना चाहिए, या कोचिंग 11-12 में ही ठीक है, 6 से नहीं होनी चाहिए? देखिए, ये तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। कोचिंग में कोचिंग आजकल सुपरसीड कर रही है बात सारी चीज़ों के लिए, डोमिनेट कर रही है, और बस पेरेंट्स 6, 7, 8 से भेजना शुरू कर देते हैं कुछ पेरेंट्स। कुछ हद तक तो ये बुरा नहीं है, ओके। लेकिन अगर आप उसका, जैसे हफ्ते में 3 दिन अगर आप उसको लेके जा रहे हैं, बाकी 3 दिन आप उसको उसके गेम्स, स्पोर्ट्स या कुछ और चीज़ें कर रहे हैं, अगर उसका बचपन ख़त्म नहीं हो रहा, उसका खेल-कूद ख़त्म नहीं हो रहा, वो बच्चा हर चीज़ को कोप अप कर पा रहा है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर बच्चे के ऊपर प्रेशर बन गया कि नहीं, तुम्हें सिर्फ़ पढ़ाई करनी है, खेल-कूद नहीं करना, या तुम्हें सिर्फ़ इतने घंटे ये जाना है, स्कूल से आओगे तो कोचिंग जाना है, ये सब चीज़ें अगर हम सोचें, कुछ बच्चे बैलेंस कर लेते हैं तो उन बच्चों के लिए तो ठीक है। जो बच्चे ऑलराउंडर होते हैं कि कोचिंग में भी चले गए 2 हफ्ते में 3 दिन, बाकी 3 दिन वो खेल-कूद में भी आगे बढ़ रहे हैं, अपना पढ़ाई भी कर रहे हैं। लेकिन कोचिंग से ज़्यादा ज़रूरी है, अगर जो पेरेंट्स खुद पढ़े लिखे हैं और बच्चा क्लास में जो पढ़ रहा है वो ध्यान से सुने, और टीचर्स उनको ध्यान दें, और घर में बच्चा उस चीज़ को अच्छे से रिवाइज़ करे, और पेरेंट्स कहीं डाउट है तो पेरेंट्स उसको बोले कि उसके पॉइंट्स बना लो, और अगले दिन वो स्कूल में अपने टीचर से क्लैरिफाई कर ले वो पॉइंट्स को, डाउट्स को, या पीयर ग्रुप में भी डिस्कस कर ले, क्योंकि पीयर लर्निंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो कुछ हद तक हम कोचिंग अवॉइड कर सकते हैं 6, 7, 8 के बच्चों में। लेकिन यस, हमारे देश में आज नीट में जाना है या आईआईटी में जाना है, जेईई आईआईटी देना है, तो थोड़ी बहुत ट्रेनिंग तो ज़रूरी है, तो उसके लिए कोचिंग ठीक है। मैम इसी से मेरा अगला क्वेश्चन है, आई थिंक जो इस समय इंडिया में सबसे बड़ा क्वेश्चन है, नीट पेपर लीक। तो 23 लाख बच्चों का, 23 लाख बच्चों का फ्यूचर हम सिर्फ एक एग्ज़ाम पे डिपेंड करता है कि वो एग्ज़ाम अगर आप क्लियर करोगे तो आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। एक तो ओवर डिपेंडेंसी ऑन अ सिंगल एग्ज़ाम, पहली चीज़। दूसरी चीज़, फिर उस पेपर का लीक हो जाना, फिर उस पेपर के लीक होने की वजह से कई बच्चों का सुसाइड कर लेना। तो इतनी सारी चीज़ें एक पेपर के अराउंड हो गई हैं। तो क्या गवर्नमेंट को इस पेपर को भी 2 बार कराना चाहिए, या कुछ ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए जिससे इस पेपर पे डिपेंडेंसी रिड्यूस हो? अब देखा जाए, जो कोचिंग का हम बात कर रहे हैं, कोचिंग में बच्चों को भेजने का रीज़न नीट पेपर ही है। तो एट द एंड एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड एक पेपर या एक एग्ज़ाम।
तो बच्चों को अगर हम एकेडमिकली जज कर रहे हैं तो शायद वो एक एग्जाम की वजह से जज कर रहे हैं, बच्चों को अगर हम कोचिंग भेज रहे हैं तो शायद एक एग्जाम की वजह से भेज रहे हैं, बच्चों से बच्चों का बचपन छीन रहे हैं तो शायद एक एग्जाम की वजह से छीन रहे हैं, बच्चों से स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, उनकी एक्टिविटीज इंटरेस्ट वाला कम करवा रहे हैं तो शायद एक एग्जाम की वजह से कम करा रहे हैं। तो क्या इस एग्जाम पैटर्न या एग्जाम सिस्टम को चेंज करना चाहिए या ये सही है? देखिए, ये जो सबसे पहली बात, हमें बच्चों को ये बताना है कि लाइफ इज़ वेरी प्रेशियस। एक बार आपके पास जीवन है तो आपके पास चांसेस हैं उस चीज़ को जीतने के और हासिल करने के। इसलिए सबसे पहले बच्चों को ये बताना चाहिए कि फेलियर्स को हमें हैप्पीली कैसे एक्सेप्ट करना है, तो हमारी जो सुसाइडल केसेस हैं वो कम हो जाएंगे। बच्चों को एक रिसेंटली मैं एक पिक्चर देख रही थी, छिछोरे, राइट। उसमें उन्होंने यही चीज़ को बताया गया है कि आप फेलियर से ना डरिए, आपके पास बहुत सी दूसरी चीज़ें हैं। तो राइट। पेरेंट्स को भी बच्चों को ये समझाना पड़ेगा, खुद भी समझना पड़ेगा। दूसरा, हमारे देश में ये है कि नीट है या आईआईटी जेई है, ये एग्ज़ाम्स हैं, इसको भी रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत है, क्योंकि सिर्फ उसी मार्क्स पे हमें एंट्री नहीं देनी चाहिए। उसके अंदर हमें दूसरे स्टेजेस में, 3-4 स्टेजेस में उसको एग्ज़ाम लेना चाहिए, ताकि बच्चा अगर फर्स्ट लेवल पे आया, फिर सेकंड लेवल पे आया, फिर थर्ड लेवल पे आया, फोर्थ लेवल पे आया, तो उसको चांसेस ज़्यादा मिलते रहें। लेकिन सबसे ज़रूरी बात है कि हमारे देश में करप्शन इतना है कि नीट एग्ज़ाम को अगर हमें कराना है तो हमें नेटवर्किंग बहुत अच्छी करनी चाहिए। जैसे मेरा ऐसा मानना है कि पेपर डिज़ाइन करना है तो आप उन लोगों को बिल्कुल नेटवर्क से दूर रखिए, उन लोगों से आप पेपर डिज़ाइन करवाइए, उसमें ही रखिए। 2 दिन हम क्वारंटीन कर लेते थे कोविड के टाइम पे, तो उन पेपर सेटर्स को क्वारंटीन कराइए और फिर एंट्री बच्चों की करवाइए, वहाँ पे एग्ज़ाम कराइए, ताकि सिस्टम थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो। ट्रांसपेरेंट होगा तो बच्चों के पास चांसेस ज़्यादा होंगे उसको अपनी अचीवमेंट को करने के लिए। लेकिन नेवर माइंड, अगर एक बार नहीं हुआ, आप दोबारा 2 अटेम्प्ट्स हैं आपकी, ऐसा नहीं है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात, प्रभु ने हमें ये लाइफ दी है, इसको अच्छी तरह जीने के लिए और सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करने के लिए, कि पर हम सोसाइटी को कितना तो लाइफ इज़ मोर प्रेशियस, नेवर माइंड। और हमने हरिवंश राय बच्चन की कविता भी पढ़ी है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर ऊंची दीवारों पे चढ़ती और फिसलती है, कई बार फिसलती है, कई बार गिरती है, मन का विश्वास कम नहीं होता और हर बार उसकी कोशिश नाकाम नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी क्या हार बात नहीं है, होती। क्या बात तो है। ये हमें ध्यान देना चाहिए कि बच्चों को, आपने देखा होगा कि सचिन तेंदुलकर नेवर गॉट गुड मार्क्स, है ना, ही नेवर हैड अ डिग्री बट ही बिकेम सो पॉपुलर। तो हमें बच्चों को पहले उनका एक साइकोमेट्रिक असेसमेंट कराना चाहिए कि बच्चे का एरिया ऑफ इंटरेस्ट कहाँ है, और उस एरिया ऑफ इंटरेस्ट के मुताबिक आगे बढ़ना चाहिए। अब रिसेंट रिसर्चेस तो ये भी बताती हैं कि हमें इसमें थोड़ी एस्ट्रोलॉजी भी शामिल करनी पड़ती है, कि बच्चा जिस डेट पे, जिस टाइम पे कहीं पैदा हुआ है, जिस जगह पे, उस लिहाज से उसका किस तरफ डायरेक्शन है। तो हमें उसकी साइकोमेट्रिक एनालिसिस, एस्ट्रोलॉजिकल सर्वे और ये सब चीज़ें जोड़ के एक निकालना चाहिए निष्कर्ष कि उसका इंटरेस्ट क्या है, उसके लिहाज से आगे मैम बढ़ना चाहिए। ये जो आपने बोला साइकोमेट्रिक एनालिसिस या बच्चे का निकालना चाहिए, तो क्या ये आजकल स्कूल्स करा रहे हैं अपने स्कूल्स में ये वाली चीज? बहुत स्कूल्स, अच्छे स्कूल्स करा रहे हैं। 10th के बाद कई स्कूल्स तो, जैसे हमारे जीडी गोयनका में हम 8th के बाद बच्चों को साइकोमेट्रिक एनालिसिस के लिए बोलते हैं कि आप करवाइए पेरेंट्स को। 10th के बाद तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्ट्रीम हम चुनते हैं। और यहाँ भी बहुत बात है, ये भी एक मिथ है पेरेंट के पास कि साइंस स्ट्रीम इज़ बेटर देन कॉमर्स हाँ, और ये बहुत ह्यूमैनिटीज़। बड़ी बात है। ऐसा नहीं है। आप देखिए, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, she is a commerce economics person, and from that she is handling the finances of the nation. बट मैम तो उसी तरीके से हमारे कलाम सर हैं, है ना, थे, साइंस उन्होंने साइंस से फील्ड थे। तो कोई फील्ड इम्पोर्टेंट नहीं है, हर फील्ड इम्पोर्टेंट है, बट हर इसमें बच्चा स्कूल्स का ही इम्पोर्टेंट तो रोल है। जैसे मैं भी साइंस में गया, तो मैं जिस स्कूल में गया, मैंने साइंस ली तो मेरे को ए सेक्शन मिला,
किसी ने कॉमर्स ली तो सी ये सेक्शन गलत मिलता है। है, ये गलत है। ये होता है। तो ये बच्चे का जो माइंडसेट है, अगर मैं बच्चे के पर्सपेक्टिव में बात करूं, एक पेरेंट के पर्सपेक्टिव में बात करूं, तो उन्हें तो लगता है यार साइंस मिल रही है तो मेरे को ए बी सेक्शन मिल रहा है, कॉमर्स मिल रही है तो सी डी मिल रहा है, ह्यूमैनिटीज मिल रही है तो मुझे ई एफ मिल रहा है। देखिए इसको कहीं मिसकॉन्सेप्ट है। ए बी सी डी तो स्कूल अपनी सुविधा के लिए करते हैं कि साइंस स्ट्रीम के बच्चे हम ए में डाल देंगे, कॉमर्स के सी में डाल देंगे, ह्यूमैनिटीज़ के डी में डाल देंगे। लेकिन तीनों सेक्शन में सिमिलैरिटी है, टीचर्स हैं, एनवायरनमेंट वही है, टीचर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट मिल रहे हैं। लेकिन मेरे मामले में ये बोलना कि साइंस बेहतर है कॉमर्स से या साइंस बेहतर है ह्यूमैनिटी से, ये बोलना गलत है। सेक्शन होना गलत नहीं है, सेक्शन होंगे तो उसी में देखिए साइंस वाला बच्चा तो साइंस के विषय पढ़ेगा, कॉमर्स वाला कॉमर्स के विषय पढ़ेगा, ह्यूमैनिटीज वाला, तो विषयों को ध्यान में रखते हुए सेक्शन बनाए जाते हैं। आई थिंक पेरेंट्स अब ये लेकिन बात समझ रहे हैं कि ए बी सी डी से मतलब नहीं होना चाहिए। अगर बच्चे का साइंस में इंटरेस्ट है उसको साइंस में आगे बढ़ाइए, उसका कॉमर्स में इंटरेस्ट है कॉमर्स में बढ़ाइए, उसका ह्यूमैनिटीज़ में इंटरेस्ट है तो उसमें बढ़ाइए। क्रिएटिविटी आपको देखनी है कि बच्चा किस क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहता है। बट कई पेरेंट्स फोर्स करते हैं बच्चों को पेरेंट्स साइंस लेने के लिए। वो गलत है। पेरेंट्स को ये बात समझनी चाहिए कि हर बच्चा इंजीनियर डॉक्टर नहीं बन सकता। अगर सभी इंजीनियर डॉक्टर बन जाएंगे तो कौन हमारे इंटीरियर डिज़ाइनिंग करेगा, कौन हमारे कॉमर्स फील्ड को बनाएगा, कौन बिजनेस देखेगा, कौन सारी चीज़ों को, अब जैसे संजीव कपूर बने, हमारे अच्छे शेफ्स कौन बनेंगे, अच्छे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट जो बना रहे हैं तो हिस्ट्री के बारे में, जोग्राफिकल सर्वे के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में। आजकल तो 300 से भी ज़्यादा एरियाज अवेलेबल हैं बच्चों के लिए जो अपने फील्ड में आगे बढ़ सकते। राइट। तो हम जैसे एक पेरेंट है, अगर जैसे हम बहुत सारे पेरेंट्स को गाइड करते हैं कि सही स्कूल में एडमिशन लो, कौन सा स्कूल तुम्हारे बच्चे के लिए ठीक रहेगा। तो आजकल मैंने देखा है पेरेंट्स बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए हैं, वो सिर्फ एकेडमिक्स पे भी नहीं देखते, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं कि स्कूल में स्पोर्ट्स है या नहीं है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं या नहीं हैं। तो जैसे ये जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम की हम चेंज होने की बात कर रहे हैं, जो शायद उस स्पीड से या उस स्पीड से नहीं चेंज हो रहा है, होगा शायद होगा, जो हमारे रिसेंटली प्रोटेस्ट हुए हैं। बट अगर मैं एक एज अ पेरेंट अपने आप को रखूँ, मेरा एक बच्चा है और ये पूरा इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, तो मैं उसके लिए सही इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एजुकेशन या सही एजुकेशन जहाँ मेरे बच्चे को मिलेगी, वो कैसे मैं आइडेंटिफाई करूँ कि मतलब एक स्कूल का भी तो रोल है ना उसके अंदर, सिर्फ गवर्नमेंट का रोल नहीं है या सिर्फ एक उनका रोल नहीं है, टीचर्स और प्रिंसिपल्स और हमारा भी एक बहुत बड़ा रोल है कि वो चेंजेस आने शुरू हों। तो ऐसा हो सकता है जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला था, कुछ स्कूलों में तो चेंजेस आने शुरू हो गए हैं बट कुछ स्कूलों में नहीं आए हैं। तो एक पेरेंट कैसे आइडेंटिफाई करे कि कौन सा स्कूल अपने आप को टाइम के साथ बदल रहा है और कौन सा स्कूल अपने आप को टाइम के साथ नहीं बदल रहा है? देखिए वो स्कूल कोई भी हो, मेरा ऐसा मानना है कि स्कूल का उतना फ़र्क नहीं पड़ता। हमें ये देखना चाहिए कि उस स्कूल में बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी कितनी आ रही है, डिसिप्लिन वहाँ पे कैसा है, और वहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कैसे कराई जा रही हैं, वहाँ के टीचर्स बच्चों पे ध्यान दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ देखिए ड्यूअल सिस्टम है, पेरेंट्स को भी साथ ही साथ काम करना पड़ेगा। अगर पेरेंट्स ऐसा सोच रहे हैं कि वो ऑफिस चले गए सारा काम स्कूल करेगा, वो भी ठीक नहीं है। स्कूल ऐसा सोचे कि पेरेंट्स होमवर्क दे दो, थोड़ा सा पढ़ाओ, बाकी होमवर्क में दे दो, पेरेंट्स कराएं, वो भी नहीं होगा। हमें जैसा कि मैंने आप बोला था कि वो 3 बिंदु ट्रायंगल पे एक हमें साथ ध्यान काम के करने काम करेंगे तो स्कूल्स में आपको देखना चाहिए जिस स्कूल में वैल्यू सिस्टम अच्छा है, बच्चों के कैरेक्टर, बिकॉज देखिए 4 पिलर्स हैं हमारे सक्सेस के। नॉलेज गिव्स यू पावर, ठीक है। दूसरा है हमारा स्किल आपको देता है आपकी अपॉर्चुनिटी। तीसरा है कैरेक्टर आपको देता है डायरेक्शन, और फिर चौथा आ जाता है परफॉर्मेंस जो आपको पर्पस देता है। तो इन 4 पिलर्स को हमें ध्यान देखना है कि कितने नॉलेज वहाँ पे मिल रही है मेरे बच्चे को, पता लग जाता है कैसे स्किल्स बच्चा डेवलप कर रहा है, कैसे उसका कैरेक्टर बन रहा है, और असली में उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। परफॉर्मेंस नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ मार्क्स, परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ द वैल्यू सिस्टम, in terms of the skills, in terms of the communication, in terms of team building, in terms of conceptualizing, resilience है बच्चे के अंदर की नहीं आ रही है,
और बच्चा एम्पैथी रखता है कि नहीं रखता है, उसके अंदर कितनी वैल्यूज हैं, ये सब चीज़ें देखनी पड़ेगी। सो मैम, जैसे अभी तक हमने बात करी कि जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है उसमें कुछ बदलाव हुए हैं, क्लासेस में बदलाव हुए हैं डेफिनेटली, जैसे पहले क्लासेस थी वैसी क्लासेस अब नहीं हैं, बट कई चीज़ें ऐसी है जो शायद हम बातें ही करते हैं, पॉलिसी बनती है बट ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट नहीं होती हैं। तो अगर आपको इन सारे डिस्कशन में, जितना भी अभी तक हमने डिस्कशन करा है, उसमें इंडियन एजुकेशन सिस्टम जहां हम चाहते थे वहां नहीं पहुंच पाया है, तो उसको ना पहुंच पाने के लिए अगर आपको मतलब एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम चुननी हो, तो आप क्या चुनेंगी कि एक ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे सिस्टम की, अगर ये चेंज हो जाएगी तो आई थिंक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम विल बी एट द नेक्स्ट लेवल। देखिए, प्रॉब्लम सबसे बड़ी है कि हम ना कंफ्यूज कर रहे हैं मार्क और रैंक से। हमें कंफ्यूजन हटाना पड़ेगा कि उसके मार्क्स इतने आए, मार्क सिस्टम और रैंक सिस्टम हटाना पड़ेगा। और हमें ये देखना पड़ेगा कि जैसे आईबी बोर्ड है, इंटरनेशनल बैकलॉरिया बोर्ड, उसमें दैट इज़ अ वेरी टफ बोर्ड। उसमें बच्चे को खुद ही एक्सप्लोर करना है। टीचर्स आपके साथ एक फैसिलिटेटर की तरह काम करते हैं, वो फैसिलिटेट करते हैं, आप काम कर रहे हैं, रिसर्च बेस्ड है, छोटी छोटी रिसर्च बेस्ड हमें बनाना पड़ेगा। तो अगर हम, जैसे हमारे यहाँ क्या हो रहा है, मेनली जो हमारी बच्चों की जो क्रिएटिविटी है वो हमारी कंफॉर्मिटी में बदलती जा रही है, तो वो हमें उस क्रिएटिविटी, क्यूरोसिटी जो है, वो हमारी जो है, बच्चा क्यूरोसिटी जो है ख़त्म हो रहा है, वो क्रैमिंग में ले आ रहा है। अंडरस्टैंडिंग जो है हमारी, उस अंडरस्टैंडिंग को वो मेमोराइजेशन में ले रहा है। परफॉर्मेंस को, आपको स्किल पे आना चाहिए, तो वो ऐसा चल नहीं रहा। तो हमें ये देखना है कि बच्चे की क्रिएटिविटी, क्वेश्चन आस्किंग एबिलिटी ना ख़त्म हो, और इसी तरीके से हम आगे बढ़े कि बच्चा जितने क्वेश्चंस करे, जितना वो क्वेश्चन करे, उसको रिप्लाई करना मतलब होना चाहिए कि मैं इस क्वेश्चन का हल क्या हो सकता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, हमें एनालाइजिंग, क्रिटिकल थिंकिंग। हालांकि अभी हमारे क्वेश्चन पेपर्स बन रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा हम इंडियन एजुकेशन सिस्टम में लेट हो गए। बाहर के स्कूल्स में ये वाली चीज़ें पहले से ही थी, रिसर्च बेस्ड। छोटा सा चीज़ दी कि ऐसा क्यों हुआ, है ना, न्यूटन भी बैठे थे, जब एप्पल गिरा तो वो ऊपर से नीचे क्यों गिरा, सही बात ये है। देखा। तो उस चीज़ को सोचने के लिए हमें बच्चों को क्या है ना, जनरली पेरेंट्स और स्कूल्स, वी आर मेकिंग roads for the children, but we should prepare children for the roads, Oh, amazing. That's amazing. Absolutely right. है ना। I totally agree with you on this. हमें रोड नहीं बनानी है बच्चों के लिए, बच्चों को तैयार करना है कि रोड पे कैसे एब्सोल्युटली, आई एग्री, आई एग्री। मैं एक पर्सनल बात शेयर करूंगा, जब मैंने एक कंपनी चालू करी तो उस समय मेरे फादर ने सपोर्ट करा, डेफिनेटली करा, बट जितनी भी हर्डल्स आए उसमें मेरे को ऊपर से देखा बस, मेरे को आके आगे है कि हेल्प नहीं करी या उस तरीके से मेरे साथ नहीं रहा। अगर मेरी वो उंगली या हाथ पकड़ लेते तो शायद मैं इंडिपेंडेंटली ये कंपनी नहीं रन कर पाता। और उन्होंने जब मुझे छोड़ा और मैंने खुद ट्रबल्स और खुद डिफिकल्टीज को फेस करा, तो शायद इस समय मैं उस कंपनी में जितनी भी डिफिकल्टीज आ रही है खुद से फेस कर पा रहा हूँ। तो आपने बिल्कुल ठीक बोला कि बच्चे जब तक खुद प्रिपेयर नहीं होंगे रोड्स बनाने के लिए, रादर देन हम उन्हें रोड बना के दे दें। और आई थिंक आजकल के जो पेरेंट्स हैं, मुझे मतलब अनफॉर्चुनेटली आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो हर चीज़ बच्चे को स्पून फीड करना चाहते हैं, मतलब जो मैंने ऑब्जर्व करा है जितना पेरेंट्स से बात करके। तो आपको भी ऐसा ही लगता है या नहीं, कुछ पेरेंट्स ऐसा नहीं है, कुछ पेरेंट्स हैं, ये जनरलाइज बात नहीं है? देखिए, जनरलाइज बात तो नहीं है, बट आई वुड से नई जनरेशन को भी मैसेज दूंगी, बहुत शार्प है, यंग पेरेंट्स को मैसेज दूंगी कि बच्चों को सीखने दीजिए। उनके लिए मैंने जैसा कि बताया, हर चीज़ पकी पकाई सामने रख देंगे तो वो उनकी क्रिएटिविटी, क्यूरोसिटी सब खत्म हो जाएगी। तो उनको कोई टास्क दीजिए। मैंने अभी रिसेंटली हम बच्चों को एक कहानी बता रहे थे कि एक बच्चे को पूरी पजल दे दी, वो पजल को सॉल्व कर रहा है। दूसरे के सामने हमने कोई एक बॉक्स रख दिया, इस बॉक्स से कुछ क्रिएट करो। तो वो बच्चे के अंदर जो कॉग्निटिव स्किल्स थे वो ज़्यादा डेवलप हुए, जिसके सामने बॉक्स रखा, कुछ बताया नहीं कि आपको इससे कुछ क्रिएट करना है, सोचो। तो सोचने की शक्ति को हमें ख़त्म नहीं करना बच्चों को। पेरेंट्स के लिए भी यही मैसेज है कि वो लोग बच्चों की सोचने की पावर को ख़त्म ना करें, उनको मौका दें, उनको रियल एक्सपोजर्स दें, बताएं कि रियल एक्सपीरियंसेस दें कि ऐसा हो तो क्या होगा, ऐसा होगा तो तुम क्या करोगे। जैसे अभी सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस भी आना शुरू हो गए हैं,
केस स्टडीज आना शुरू हो गई हैं पेपर्स में हमारे सीबीएसई के। तो पर्पस यही है कि केस स्टडीज दीजिए कि ऐसा हो जाए तो क्या करोगे। मैम और बहुत से बच्चे बहुत अच्छे हल निकालते हैं जो शायद हम सोच भी नहीं सकते। तो एब्सोल्युटली मैं ऐसा नहीं कहूँगी, बहुत से पेरेंट्स हैं जो इस डायरेक्शन में भी काम कर रहे हैं, कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो स्पून फीड कर रहे हैं। बच्चा जब चलता है पहली बार, आप उठाते हो एक उंगली पकड़ के, लेकिन जब तक आप उसकी उंगली छोड़ोगे नहीं तो वो इंडिपेंडेंट चलना कैसे शुरू और करेगा? गिर के खुद ही तो खड़ा होगा। गिर के खुद ही खड़ा होगा। मैम इसमें जैसे बच्चों को कहते हैं कि ये बच्चा सक्सेसफुल हो गया, ये बच्चा फेल कर गया, तो उसकी क्या डेफिनेशन होगी आपके लिए? मतलब एक सक्सेसफुल बच्चे की या एक सक्सेसफुल बच्चा फ्यूचर में सक्सेसफुल हो जाए, उसकी क्या डेफिनेशन है हमारे लिए? ये तो डेफिनेशन सक्सेसफुल होने का ज़रूरी है। बच्चा सही मानों में पर्पस ऑफ एजुकेशन हमारा जो है वो यही है कि अ ट्रू एजुकेशन नॉट मियरली गिव्स यू इंफॉर्मेशन बट इट प्रिपेयर्स यू फॉर लाइफ। तो अब जैसे कहते हैं कि हमें बच्चे को ये बताना चाहिए, और मैं अपने बच्चों को भी बताती हूँ, मुश्किलों से जो डरते हैं जलीले खार होते हैं, बदल दे वक्त की तकदीर वो खुददार होते हैं, हजारों डूबते हैं नाखुदाओं के भरोसे पर जो खुद चप्पू चलाते हैं वही पार होते हैं। तो बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाना, उनको कराना, उनको सिखाना, वो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हर बच्चा इंडिपेंडेंट हो। ट्रू एजुकेशन का मतलब ही यही है कि हम बच्चे को लाइफ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। एब्सोल्युटली बच्चा अपनी हर सिचुएशन में डील कर पाती है। व्यक्ति दुनिया से चला जाता है, लोग एक दिन याद कर, पहले दिन शायद भूखे रहते हैं, दूसरे दिन दूसरे के घर से चाय आ जाती है, तीसरे दिन कुछ होता है, फिर लाइफ मूव ऑन करती है। बिल्कुल सही उसी बात है। तरीके से लाइफ की रियलिटी, रोल मॉडल्स, वैल्यू सिस्टम, कैरेक्टर बिल्डिंग, रियल एक्सपोजर्स, ग्लोबल एक्सपोजर, ये सब मिल रहा है हमारे एनईपी 2020 में। एआई आ गया, डिजिटलाइजेशन आ गया, सब कुछ आ गया। कुछ अच्छा हो रहा है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, कुछ गलत हो रहा है। मैम तो अच्छा जो आपने बोला, क्या अच्छा हो रहा है हमारे एजुकेशन सिस्टम में? अच्छा तो देखिए यही हो रहा है कि एनईपी 2020 हो गई हमारी, स्किल बेस्ड हो गया। अभी हम बोल रहे हैं रियल एक्सपीरियंसेस, मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स आ गए, फ्लेक्सिबिलिटी इन दी सब्जेक्ट्स है कि आप एक सब्जेक्ट को दूसरे से कैसे रिलेट कर सकते हैं। दूसरा कारपेंट्री आ गई आपका, दूसरे वोकेशनल सब्जेक्ट्स आ गए, डिजिटलाइजेशन आ गया, एंटरप्रेन्योरशिप एक सब्जेक्ट आ गया, स्किल नाइस, बेस्ड सब्जेक्ट्स आ गए। गुड। अब तो ये सब चीजें तो अच्छी हो रही हैं, तो लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेकार ही हो रहा, जो बहुत चीजें अच्छी भी सबसे हो रही गलत चीज बस यही हो रही है कि हम हर चीज का फोकस मार्क्स पे ले आएंगे। हैं। हर चीज का फोकस मार्क्स पे नहीं हो सकता। बंदे को पहचानिए। आप मान लीजिए आपके सामने दो व्यक्ति बैठे हैं, एक बच्चा 95% वाला है, दूसरा 75 वाला है, और दोनों को ही कंपनी में टास्क दिया आपने। जरूरी नहीं है 95 वाला बंदा उस कंपनी के लिए सक्सेसफुल होगा, 75 वाला 75 वाला सक्सेसफुल हो सकता है। वो सक्सेसफुल होगा जिसके अंदर आपने शुरू से ये सारी क्वालिटीज डाली होंगी कि सिचुएशन को एनालाइज करो, इंस्पेक्ट करो, क्रिटिकल थिंकिंग करो, उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग करो, कैसे उसके कंक्लूजन पे पहुंचोगे। एब्सोल्युटली। तो मैम हर चीज़ तो हम सिस्टम पे ब्लेम नहीं कर सकते कि सिस्टम ऐसा है, सरकार ऐसी है, करप्शन है या स्कूल्स ऐसा कर रहे हैं। एज अ पेरेंट हम खुद खुद भी कुछ कुछ कर सकते हैं जिससे हमारा बच्चा एक सारी लाइफ स्किल सब कुछ डेवलप कर सके। तो अगर आपको पेरेंट्स को एक समराइज एडवाइस देनी हो कि ये चीज़ें अगर पेरेंट्स ध्यान रखेंगे, और वो जो ट्रायंगल के अंदर जो पेरेंट्स का रोल है वो भी बहुत क्रूशियल है, तो उसमें पेरेंट्स को क्या क्या अपने बच्चों के लिए करना चाहिए जिससे एक वो एक्चुअली बच्चे को प्रिपेयर कर पाए रियल लाइफ के लिए? सबसे पहले तो पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट यही होगी, अपने बच्चों को समय दीजिए। समय बच्चों को नहीं मिल रहा पेरेंट्स से। आजकल मदर फादर दोनों वर्किंग हैं, टायर्ड आए, टाइमिंग्स उनके। कोशिश कीजिए कि दिन में 24 घंटे में आप कम से कम मिनिमम 1 आवर फादर एंड मदर दोनों बच्चों को साथ दें, उसको सुनिए। आधी प्रॉब्लम तो बच्चों की उनके सुनने से ही सॉल्व हो जाती है। और दूसरा उनको वैल्यू ऑफ टाइम बताइए, वैल्यू ऑफ मनी बताइए, वैल्यू ऑफ रिस्पेक्ट बताइए, उनके लिए रोल मॉडल बनिए, और उनको बताइए कि कैसे हम उनके अंदर एम्पैथी लाइए, उनके अंदर आप कैरेक्टर उनका बताइए कि हाँ कैरेक्टर कैसे बनाना है आपको, और उनको छोटे छोटे काम करवाइए, ट्रेनिंग दीजिए
जैसे घर में कोई आ जाता है, गेस्ट को पानी पिलाना है, या घर में मम्मा की हेल्प करनी है, या कपड़े उठा के रखने हैं, या ड्राइंग रूम को थोड़ा ठीक करना है, बी इट अ बॉय और अ गर्ल, छोटे छोटे काम, रिस्पॉन्सिबिलिटीज दीजिए उनको। तो देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद ही अकाउंटेबिलिटी आएगी, और फिर आपका आगे सक्सेस की तरफ बच्चा जाएगा। पढ़ाई का समय अलग है, लेकिन आधा 1 घंटा जब आप बैठे हैं तो छोटी छोटी चीज़ें शेयर करिए उनके साथ, अपने पुराने एक्सपीरियंसेस शेयर करिए। तो वो इसके साथ उसके अंदर परसिवरेंस आ जाएगा, पेशेंस आएगा, रेजिलियंस आएगा, और बच्चा खुश होगा। और कहीं गलत स्क्रीन टाइम कम करिए। आज के ज़माने में तो सबसे सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट स्क्रीन मैसेज है टाइम। स्क्रीन टाइम। मोबाइल्स ठीक है, कुछ हद तक, एक लेवल तक ठीक है, कुछ समय फिक्स कर दीजिए, उसके बाद मोबाइल इज नॉट एवरी। रीडिंग हैबिट्स उनके अंदर डेवलप कर लिए, दे शुड रीड, मतलब रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर रीडिंग नहीं है तो फिर क्या है? इसीलिए स्कूल्स में आजकल बोलते हैं ड्रॉप एवरीथिंग एंड रीड, डियर डे बनाया जाता है, रीडिंग डे बनाया जा रहा है। और छोटी छोटी चीज़ें जैसे हम जीडी गोइंका में बहुत सारे एक्सपीरियंशियल लर्निंग देते हैं, हर असेंबली छोटे बच्चों की रियल लाइफ सिचुएशन। अभी जैसे रिसेंटली अभी चॉकलेट डे आने वाला है, तो बच्चों के स्टेशंस बनाए हमने, उसमें चॉकलेट कैसे बनती है, क्या करता है, छोटी विदाउट फायर, नाइस, छोटे नाइस। छोटे बच्चे चॉकलेट्स बनाएंगे, उनका फ्लेवर्स देखेंगे। तो ऐसी चीज़ें जीडी गोइंका में हम लोग तो बहुत कर रहे हैं और करते जा रहे हैं, ताकि बच्चे छोटी छोटी चीज़ों से सीखें। हालांकि कई पेरेंट्स सोचते भी हैं कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, लेकिन ये रियल लाइफ सिचुएशंस की लर्निंग है, ये सीखना बहुत ज़रूरी है। एब्सोल्युटली मैम। सो मैम, काफ़ी कुछ सीखने को मिला, मुझे तो पर्सनली बहुत कुछ मिला। आई थिंक पेरेंट्स को काफ़ी कुछ मिलेगा, प्रिंसिपल्स को मिलेगा, टीचर्स को मिलेगा, हर जने को सीखने को मिलेगा। अब इतनी सारी अच्छी बातें करने के बाद एक फन सेगमेंट पे हम चलते हैं मैम, चलिए जो कि करते हैं। हमारा लास्ट सेगमेंट होगा आज का। बिल्कुल। कीप इट, ड्रॉप इट और चेंज इट। ओके। तो इसमें मैं आपसे मैम क्वेश्चंस पूछूंगा, इसमें आपको बस, अगर आपको लगता है कि उसे हमें रखना चाहिए तो कीप इट, अगर आपको लगता है उसे ड्रॉप कर देना चाहिए तो ड्रॉप इट, और अगर आपको लगता है कि नहीं इस चीज को चेंज कर देना चाहिए तो चेंज इट। तो मैं आपको 3 प्ले कार्ड्स दे रहा हूं अभी, आप उसको पिक कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन, मेमोराइजिंग द पीरियडिक टेबल। ओके, अ स्टूडेंट इज बीइंग सेंट आउट ऑफ क्लास बिकॉज ऑफ देयर फीस आर अनपेड। गवर्नमेंट डिसाइडिंग द स्कूल सिलेबस। Add Mughal history again in class 7th textbooks. A student scoring less than 70% being denied the science stream. 2 attempts at CBSE board exam. Teaching about coding and robotics from a very early age. Vocational training and skill-based education in schools. A child being punished for low marks in front of entire class. Compulsory sex education for middle school students. Schools call parents only when the child is in trouble. Practice of giving daily homework to primary school children. Using AI and on-screen marking for checking board exam answer sheets. Paying fees for answer sheet rechecking. So मैम, दैट्स इट फॉर आवर पॉडकास्ट। थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग टू अस, एंड आई थिंक हमने बहुत सारी चीज़ें शेर व शायरी में बहुत अच्छे से बोला, बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिली। ये वाली बात, मतलब जो जितने मैंने क्वेश्चंस पूछे, आपने एक एक वर्ड में सारे आंसर्स करे। थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग टू आवर पॉडकास्ट। होपफुली व्यूअर्स को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। एंड अगर आप लोगों को भी एक्चुअली जानना है कौन से स्कूल में एक्चुअल एजुकेशन, कौन से स्कूल में एक्चुअल बच्चा प्रिपेयर हो रहा है, कौन से स्कूल में बच्चों को रोड बनाना सिखाया जा रहा है रैदर देन उनके लिए रोड बना के दी जा रही है, तो आप इजी स्कूलिंग की वेबसाइट पे जा सकते हैं। वहाँ पे आप अपने बच्चे के लिए एडमिशन के लिए स्कूल ढूंढ सकते हैं। एंड हमारे साथ इस सीरीज में बने रहें। वी विल बी कमिंग विद मोर एपिसोड्स, मोर इंसाइटफुल डिस्कशंस, मोर क्वेश्चंस, जो कि हम डायरेक्ट इन रिनॉन्ड स्कूल के प्रिंसिपल से पूछेंगे। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग।